हेलो बच्चों। हेलो। हेलो। हेलो मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। बेटा देख के बताओ कितने बच्चे हैं अभी ऑनलाइन। मैम 10। 10 है। चलो ठीक है, 2 मिनट और हम लोग वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तुम लोग ने अपनी फ्रेंड्स को बताया नहीं? क्यों? चलो 13 लोग हो गए, अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी फंगस जो कि पैरासिटिक है। मैंने आपको बताया था ना कि जो फंगस है वो कभी भी अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, ये हीटरोट्रॉफ्स होते हैं। अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या एनिमल्स के ऊपर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और ये 3 मोड इनके जो बेसिक हैं उनसे अपना फूड डिराइव करते हैं। या तो ये पैरासिटिक होते हैं, या सिम्बायोंट होते हैं, या सैप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स जो भी हैं वो क्या करते हैं कि जब होस्ट से खाना ले लेते हैं तो उनके पास क्या होता है, कोई भी डेफिशिएंसी हो जाती है, और डेफिशिएंसी होने की वजह से वहाँ पर डिजीज हो जाती है। तो ऐसी ही एक फंगस है एल्ब्यूगो कैंडिडा। और देखिए मैंने इसके दोनों नाम दिए हुए हैं, एक पहला पुराना नाम है और दूसरा नया नाम है। एल्ब्यूगो कैंडिडा इक्वल टू सिस्टोपस कैंडिडस, इसी तरीके से लिखा जाता है जब हमें किसी भी फंगस के 2 नाम पता होते हैं। ओके। थोड़ा सा रेस्पॉन्स दिया करो बच्चों, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ तुम लोग सुन रहे हो। ओके। अब देखिए ये इसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन आप सभी ने फंगस का पढ़ा है, मैंने अपने वीडियोस का लिंक दिया था आपको, पढ़ा है ना बच्चों? यस मैम। हाँ, तो इसका किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन मेस्टिगो माइकोटिना। ये मेस्टिगो देखो माइकोटा का तो मतलब होता है कि फंगस है, ठीक है। उसी का एक डिवीजन है यू माइकोटा। फिर मेस्टिगो माइकोटिना में मोस्टली वो आते हैं जिनमें फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं। ओमाइसिटीज मैंने तुम लोग को कई बार बताया है कि जो फंजाई हैं उनका क्लासिफिकेशन उनके सेक्सुअल स्पोर्स के आधार पर किया गया है। तो जैसे क्लास ओमाइसिटीज है तो इसमें ओगोनियम जरूर से बनेगा, और जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओगोनियम होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथ्रीडियम होगा। ओके। फिर पेरेनोस्पोरेल्स, एल्ब्यूजिनेसी, एल्ब्यूगो कैंडिडा। और बोटेनिकल नेम जरा ध्यान दीजिए कैसे लिखा हुआ है मैंने, एल्ब्यूगो कैंडिडा ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर सिस्टोपस कैंडिडस। ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा फंगस। अब ये देखिए ये डिजीज हमें कैसी दिखाई दे रही है। ये लीफ के ऊपर जब होती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने व्हाइट पाउडर छिड़क दिया हो उसके ऊपर, ठीक है। तो जब ये ऐसा लगता है कि पत्ती के ऊपर कुछ लगा हुआ है या कुछ स्प्रिंकल्ड है तो उसको रस्ट कह दिया गया। तो दिस इज व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। कोई आपसे पूछता है कि एल्ब्यूगो कैंडिडा कौन सी बीमारी पैदा करता है तो आप बताएंगे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स।
और ये देखिए पहला चित्र जो है ये इसके लीफ के ऊपर इन्फेक्शन है, जबकि जो दूसरा चित्र है वो उसके इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर है। इन्फ्लोरेसेंस आप लोग समझते हैं ना, जिसमें फ्लावर्स लगे रहते हैं और उसी से फ्लावर ही फर्टिलाइज होके फ्रूट का डेवलपमेंट करता है। ये हम आपको लेबोरेटरी में दिखाएंगे। अपनी लैब में हमारे पास है सिस्टोपस कैंडिडस के दोनों स्पेसिमेंस हैं। ओके, देयर आर 30 नोन स्पीशीज ऑफ एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो की 30 स्पीशीज हैं जो कि हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं। और इट इज एन ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट। देखिए ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट्स हैं जो कि उसके बिना रह नहीं सकते। किसी एक पर्टिकुलर होस्ट के साथ वो इस तरह अटैच्ड होते हैं कि उस होस्ट के बिना उनका सरवाइव करना मुश्किल होता है। तो जैसे अगर ये इसका जो पर्टिकुलर होस्ट होगा अगर वो मौजूद नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, तो उस समय पे एल्ब्यूगो सरवाइव नहीं कर सकता। इट इन्फेक्ट्स फैमिली क्रूसीफेरी। और हाँ, एक और दूसरा वर्ड है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट, एंडो जैसे कि बता रहा है उसके बॉडी के अंदर ये इन्फेक्शन पैदा करता है। इट इन्फेक्ट्स फैमिली क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी फैमिली का एक नया नाम है ब्रेसिकेसी। दूसरी फैमिली कंपोसिटी को ये अटैक करता है जिसका नया नाम है एस्टेरेसी। फैमिली कॉन्वॉल्वुलेसी, फैमिली अमेरेंथेसी, इन सभी को ये इन्फेक्ट करता है। ऑन लीफ asexual stage appears in form of white powdery appearance। जब ये लीफ पर इन्फेक्शन करता है और जो व्हाइट पाउडर जैसा इन्फेक्शन दिखाई देता है वो क्या है, उसकी asexual स्टेज है। ऑन इन्फ्लोरेसेंस सेक्सुअल स्टेज इज प्रेजेंट। जब इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर जो इन्फेक्शन होता है वो सेक्सुअल स्टेज से होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कई चीज़ें होती हैं। वहाँ पर हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरप्लाजिया होती है, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन माने शेप बिगड़ जाना। जैसे ये हमारी नोज का शेप है तो एक पर्टिकुलर शेप है जिस तरह की होनी चाहिए, लेकिन वो डी शेप हो जाती है। कोई भी पार्ट उसका, जैसे फ्रूट है वो डी शेप हो जाएगा, फ्लावर है वो डी शेप हो जाएगा। तो जब हम आपको लैब में दिखाएंगे तो हम दिखाएंगे सरसों के ऊपर आपको ये इन्फेक्शन दिखाएंगे, यानी फैमिली क्रूसीफेरी यानी फैमिली ब्रेसिकेसी के मेंबर के ऊपर, मस्टर्ड के ऊपर हम आपको ये इन्फेक्शन दिखाते हैं लैब में। तो फिर जब हम उसका फ्रूट देखते हैं तो फ्रूट एकदम पतली सी फली होती है। नॉर्मली सरसों का दाना आप सभी ने देखा होगा, ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का छोटा छोटा सा दाना होता है और उसकी फली एकदम पतली सी होती है। लेकिन जब उसमें ये इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरप्लाजिया होता है। हाइपरट्रॉफी का मतलब इंक्रीज इन सेल कंटेंट, सेल का कंटेंट बढ़ जाता है। और दूसरा हाइपरप्लाजिया यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। डिस्टॉर्शन यानी कि उसका शेप जैसा होना चाहिए वो बिगड़ जाता है, एबनॉर्मल चेंज इन शेप। और ये जो पार्ट्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं। फ्लैशी आप लोग जानते हैं, मासल थिकनेस आ जाती है उसके अंदर। जो चीज़ पतली सी होती है वो फ्लैशी हो जाती है। जैसे फूल की पंखुड़ियाँ, सरसों का फूल सभी ने देखा होगा, इतनी छोटी छोटी सी पेटल्स होती हैं उसकी, इतनी छोटी छोटी पंखुड़ियाँ होती हैं, येलो कलर का फूल होता है और इतना छोटा सा फूल होता है। और उसमें क्या होता है कि जब इसमें ये इन्फेक्शन होता है तो हम आपको दिखाएंगे कि उसकी जो लीव्स पेटल्स हैं वो सारी पेटल्स उसकी फ्लैशी हो जाती हैं, उसकी सेपल्स फ्लैशी हो जाती हैं, उसके जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सारे फ्लैशी यानी मासल हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, आप जैसा सभी जानते हैं कि फंजाई की जो प्लांट बॉडी है वो बहुत ही सिंपल होती है। और क्या होता है बेटा कि वो हाइफी या माइसीलियम कहलाती है ना, ऐसा ही तो बताया मैंने। तो उसमें जो उसकी बॉडी होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, वो माइसीलियम होता है। और प्लांट बॉडी इज वेल ब्रांच्ड, इसमें खूब सारी ब्रांचिंग होती है। ये एसेप्टेट होता है एंड सिनोसिटिक होता है। देखो वेल ब्रांच्ड का मतलब हुआ कि खूब सारी ब्रांचेस होती हैं। एसेप्टेट मीन्स उसमें सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता है। आप जानते हैं ना, जैसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसके बीच बीच में ऐसे जो खंड किए रहता है उसको उसका सेप्टम कहते हैं। तो एसेप्टेट का मतलब हुआ कि सेप्टम एब्सेंट
एंड सिनोसिटिक का मतलब होता है कि जहां पर सेप्टम प्रेजेंट नहीं है और बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है तो हम उसको सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये सिनोसिटिक कंडीशन है इसकी। ओके, 1 मिनट। तो इसकी सिनोसिटिक कंडीशन होती है बेटा, द फंगस ग्रोज इन इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ होस्ट। जब भी ये इन्फेक्शन करता है तो जो फंगस का माइसीलियम है वो उसके इंटरसेलुलर स्पेसेस आप लोग समझते हैं ना, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस यानी कि जो सेल्स के बीच में पत्ती होस्ट की जो लीफ है उसके बीच बीच में सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं। उसमें ये फंगस का माइसीलियम उन खाली जगहों पर ग्रो करता है। फिंगर लाइक और पेग लाइक हॉस्टोरिया आर डेवलप्ड टू एब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम होस्ट टिश्यूज। होस्ट के टिश्यूज से ये नरिशमेंट एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें फिंगर लाइक और पेग लाइक हॉस्टोरिया निकलते हैं। छोटे छोटे बटन लाइक और फिंगर लाइक हॉस्टोरिया होते हैं जो कि होस्ट की सेल्स के अंदर घुस जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं और वहां पर जो है इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इन्फेक्शन पैदा करते हैं क्या, वहां से अपना नरिशमेंट ले लेते हैं। नरिशमेंट सक करने के ही लिए यह हॉस्टोरिया का डेवलपमेंट होता है। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग जानते हैं प्लांट्स में कितनी तरह का रिप्रोडक्शन होता है बच्चों? जरा माइक ऑन करके बताएं, कितनी तरह का रिप्रोडक्शन देखा आपने प्लांट्स में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेरी गुड। तो ये तीनों देखो, रिप्रोडक्शन जो मीन है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का मीन होता है जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है। तो फिर वो 3 तरीके से हो सकता है। सबसे सिंपल मोस्ट है वेजिटेटिव, दूसरा है एसेक्सुअल एंड तीसरा है सेक्सुअल। जब हम फंगस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है, जो 2 मेन चीजें हैं वो है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, वैसे प्लांट्स में जब भी आपको पूछा जाएगा तो आप यही बताएंगे कि 3 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ये किसका फोन आवाज कर रहा है बच्चों? ठीक है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है कि बिना कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने हुए स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, तो स्पोर्स का फॉर्मेशन जो इसमें होता है वो होते हैं कोनिडिया। इन स्पोर्स को क्या बोलते हैं? कोनिडिया। कोनिडिया आर स्मूथ, हालाइन, मल्टीन्यूक्लिएट एंड स्फेरिकल। कोनिडिया स्मूथ होते हैं यानी चिकने होते हैं, हालाइन का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, मल्टीन्यूक्लिएट यानी उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एंड स्फेरिकल माने गोल होते हैं। कोनिडिया डेवलप्स फ्रॉम कोनिडियम और स्पोरेंजियम। कोनिडियम को कई बार हम स्पोरेंजियम भी बोलते हैं क्योंकि उनको स्पोर्स भी बोला जा सकता है कोनिडिया को। तो कोनिडियम और स्पोरेंजियम के अंदर ही कोनिडिया का डेवलपमेंट होता है। द माइसीलियम इन विच द कोनिडियम और स्पोरेंजियम इज गोइंग टू डेवलप बिकम क्लब शेप्ड, इरेक्ट एंड थिक वॉल्ड। जैसे ही कोई भी माइसीलियम के अंदर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, वैसे ही वो बाकी सारे माइसीलियम से कट ऑफ हो जाता है। वहां पर उसके बेस के पास एक सेप्टम डेवलप होता है और वो बाकी माइसीलियम से थोड़ा सा अलग कट ऑफ हो जाता है। मतलब ऐसे अलग नहीं होता बट सेप्टम से उसका डिवीजन हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि वो थोड़ा क्लब शेप मतलब मोटा होने लगता है, इरेक्ट हो जाता है माने सीधा हो जाता है क्योंकि वो फूल जाता है, एंड थिक वॉल्ड और उसकी बॉल थोड़ी सी मोटी होने लगती है। कोनिडिया आर कटेड बाय डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन फ्रॉम ऑल साइड्स। ये कोनिडिया का डेवलपमेंट हम पहले भी आपको बता चुके हैं। जब भी कोनिडिया डेवलप होगा किसी माइसीलियम से, दोनों साइड में ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगा। कॉन्स्ट्रिक्शन माने दबाव, और जब ये दबाव बढ़ता जाएगा और ऐसे करके फ्यूज हो जाएगा तो ऊपर से कोनिडिया कट ऑफ हो गया। फिर वो दूसरा
कोनिडिया कट ऑफ होना शुरू हो जाएगा। तो कोनिडिया जब भी बनते हैं तो वो चेन के फॉर्म में बनते हैं और एक के बाद एक बनते चले जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि कहीं पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप यानी दबाव डेवलप होना शुरू होता है और वो धीरे धीरे ग्रो करके इस तरीके से फ्यूज हो जाता है और कोनिडिया कट ऑफ हो जाते हैं। और डिसजंक्टर इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू कोनिडिया, दो कोनिडिया के बीच में एक गद्दी जैसी छोटी सी डिस्क टाइप की होती है जिसको की कहा जाता है डिसजंक्टर। कोनिडिया आर डिस्पर्स्ड आफ्टर ड्राइंग ऑफ डिसजंक्टर, जैसे ही डिसजंक्टर जो है सूख जाता है वैसे ही कोनिडिया बिखर जाते हैं। कोनिडिया गिव्स राइज टू सेवरल रेनिफॉर्म बाइफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स। मैंने आपको बताया था कि ज़ूस्पोर्स दो तरीके के शेप के हो सकते हैं, या तो वो रेनिफॉर्म हो सकते हैं या तो पायरीफॉर्म हो सकते हैं, यानी किडनी शेप्ड हो सकते हैं या पियर शेप्ड हो सकते हैं। तो जो किडनी शेप्ड होते हैं उनको हम कहते हैं रेनिफॉर्म, ठीक है। सेम के बीज के शेप के, सेम का बीज सभी लोगों ने देखा है, तो उसी टाइप के होते हैं। रेनिफॉर्म बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स, बाइफ्लैजेलेटेड का मतलब है कि उसमें दो फ्लैजेला डेवलप होते हैं और इनको हम ज़ूस्पोर्स कहते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट जो ए डायग्राम है इसमें आप माइसीलियम देख रहे हैं कि माइसीलियम कैसा होता है। माइसीलियम आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे कोई सेप्टम नहीं है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके का जो माइसीलियम होता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई पड़े होते हैं और कोई सेप्टम नहीं होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सिनोसिटिक माइसीलियम, ठीक है। ये है कोनिडिया फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। आप ये देखिए, ये जो ग्रीन जिसमें दिखाई दे रहा है जहाँ पे मेरा एरो है, ये देखिए ये सारी जो है किसकी, होस्ट की सेल्स हैं और उनके बीच में ये माइसीलियम ग्रो करता है। इस तरीके से यहाँ पे घुस जाता है, जितनी भी ये खाली जगह होती है उनके अंदर ये आराम से ग्रो करता रहता है। और जहाँ पे भी कोनिडिया का डेवलपमेंट होना शुरू होता है वो थोड़ा इरेक्ट हो जाते हैं यानी सीधे हो जाते हैं और थोड़े फूल जाते हैं, उनकी वॉल थोड़ी थिक हो जाती है। अब ये देखिए यहाँ पर ये एक दबाव ग्रो करना शुरू किया, इधर से भी, यानी कि वो तो गोल है तो हर तरफ से उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होता है। धीरे धीरे वो देखिए नेक्स्ट डायग्राम इसके नीचे वाला, इसमें ये और ज्यादा ग्रो हो गया और फिर धीरे से ये कट ऑफ हो जाता है। देखिए ऊपर वाला कोनिडिया कट ऑफ हो गया, उसके बाद फिर नीचे वाला भी कट ऑफ हो रहा है। इस तरीके से फिर यहाँ पर ये अगला हो जाएगा, फिर अगला हो जाएगा, फिर अगला हो जाएगा। तो इस तरीके से वो लगातार कोनिडिया फॉर्मेशन होता रहता है। तो जो कोनिडिया है जो हम स्पीशीज पढ़ रहे हैं उसमें ये कोनिडिया कैसे है, गोल स्फेरिकल। लेकिन जो इसकी और स्पीशीज हैं उसमें अलग शेप के भी हो सकते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट डायग्राम देखिए। ये जब ये कोनिडिया काफी समय तक बाहर इस तरीके से बिखर जाते हैं और डिसजंक्टर, ये देखिए दो कोनिडिया के बीच में जो है ये डिसजंक्टर है, ये जैसे ही सूखेगा वैसे ये कोनिडिया लिबरेट हो जाएगा, मतलब बिखर जाएगा, फिर वो जुड़ा नहीं रहेगा उस माइसीलियम से। तो जब ये लिबरेट हो जाता है तो इसमें बहुत सारे जो न्यूक्लियाई होते हैं, हर न्यूक्लियाई अपने साथ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेता है और फिर उसका मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस में मतलब उसका आकार प्रकार एकदम बदल जाता है, जैसे कि टैडपोल से फ्रॉग बन जाता है, उसी तरह यहाँ पर आप मेटामॉर्फोसिस देखेंगे कि मतलब एकदम अगर किसी की काया परिवर्तन होती है तो फिर हम उसको मेटामॉर्फोसिस वर्ड यूज करते हैं। तो इनका शेप एकदम चेंज होता है। भाई किसके यहाँ घर में बात हो रही है, एकता आप अपना माइक ऑफ करिए बेटा, आपके घर की आवाजें आ रही हैं इधर। यस मैम। हाँ, अब ये ज़ूस्पोर्स है, बहुत सारे ज़ूस्पोर्स इसके अंदर बन जाते हैं और ये ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं, बाइफ्लैजेलेट और रेनिफॉर्म होते हैं। और ये जो है इस तरीके के होते हैं जिसमें दो तरीके के फ्लैजेला है। मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, दो तरीके के फ्लैजेला होते हैं। एक कौन कौन से, विप्लेश टाइप और टेंसल टाइप। विप्लेश टाइप ऊपर वाला है, ये वाला देखिए, ये विप्लेश टाइप है
और ये टेंसल टाइप है। विप्लैश में जैसे ऐसे हल्के हल्के रेशे निकले हुए दिखाई देते हैं, जबकि टेंसल टाइप स्मूथ वॉल्ड होता है। ओके, तो ये दो तरीके के अलग अलग तरीके के इसमें फ्लैजुला दिखाई दे रहे हैं। और जब ये फ्लैजुला की मदद से इधर उधर मूव करके अपने टारगेट पे पहुंच जाता है, मतलब जहाँ पे इसको नई प्लांट बॉडी मिल जाती है, जहाँ पे ये इन्फेक्शन कर सकता है, वहाँ पे जाके इसके फ्लैजुला खत्म हो जाते हैं, उसको कहते हैं डीफ्लैजुलेट हो जाता है, और वहाँ पर ये राउंडेड ऑफ हो जाता है और फिर इसमें से जर्मिनेट करके नया हाइफा निकलता है, जो कि फिर से ग्रो करने लगता है। अच्छा, हाइफा और माइसीलियम का कोई अंतर है क्या, आप लोग बता सकते हैं? माइक ऑन करिए, बताएं। What is the difference in hypha and mycelium? कभी मैं हाइफा कह रही हूँ, कभी माइसीलियम कह रही हूँ, कोई अंतर है बेटा? अमल बताओ भाई। मैम ये डिफरेंस नहीं मालूम है। बेटा मैं कई बार आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि हाइफा एंड माइसीलियम में कोई डिफरेंस नहीं है। हाइफा, हाइफी, माइसीलियम सब एक ही चीज है। बस क्या होता है कि अगर हम एक धागे की बात कर रहे हैं तो उसको कहेंगे हाइफा, जब कई की बात करेंगे तो उसका प्लूरल है हाइफी, और जब बहुत सारों की बात करेंगे, बहुत सारे नेटवर्क की बात करेंगे, या बहुत सारे धागों की बात करेंगे, या सिंगल की भी बात करेंगे, तो हम उसको माइसीलियम वर्ड उसके लिए यूज कर सकते हैं कभी भी। ओके, तो हाइफा, हाइफी एंड माइसीलियम और ऑल आर सेम। तो आप उसके लिए कंफ्यूज मत होइए कि ये हाइफा कह रही हैं, कभी हाइफी कह रही हैं, कभी माइसीलियम कह रही हैं, तो वो सारी एक ही चीज है, बस वो सिंगुलर, प्लूरल और बंच का डिफरेंस है। ओके, तो अब क्या होता है कि वो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कोई भी गोनेट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, लेकिन वहां पर क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ और बहुत सारे स्पोर्स बने और वो बहुत सारे इन्फेक्शन के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अ सच अ वे कि उसमें जो गोनेट्स डेवलप होते हैं कि वो दो तरह के होते हैं, ओगोनियम होता है, एंथ्रेडियम होता है। वहां पर एसेक्सुअल में क्या था, कोई भी गोनेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, गोनेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। जो ओगोनियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, एंथ्रेडियम मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ओके, व्हेन ओगोनियम द पर्टिकुलर माइसीलियम स्वेल्स, व्हेन द ओगोनियम डेवलप्स, यहाँ पर वर्ड छूट गया है, व्हेन द ओगोनियम डेवलप्स द पर्टिकुलर माइसीलियम स्वेल्स, जैसे ही ओगोनियम का डेवलपमेंट शुरू होता है, जो माइसीलियम में वो डेवलप हो रहा होता है वो फूलने लगता है, बिकम्स ग्लोबुलर बाय एक्युमुलेटिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई। वो ग्लोबुलर मतलब गोल गोल हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है, बल्बस हो जाता है, और उसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म और बहुत सारे न्यूक्लियाई इकट्ठे हो जाते हैं। द swollen apex get separated with rest of the hypha। जो swollen उसका apex होता है, आगे वाला हिस्सा माने apex, जो उसका swollen apex होता है वो बेस के पास क्या होता है, एक सेप्टम बन जाता है और बाकी माइसीलियम से अलग हो जाता है। ठीक है, फिर the swollen apex gets separated with rest of the hypha at the time of development by mitotic divisions। 200 to 300 nuclei are developed। देखिए यहाँ पर क्या है कि वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो उसमें मियोटिक डिवीजन नहीं होगा, यहाँ पर उसका माइटोटिक डिवीजन होंगे। माइटोटिक डिवीजन आप लोग समझते हैं, मियोटिक डिवीजन समझते हैं ना बच्चों? बताइए जरा क्या डिफरेंस है बेटा माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन्स में? मैम मियोटिक में क्रोमैटिन फाइबर्स बनते हैं और स्पिंडल्स बनते हैं, और माइटोटिक में क्रोमैटिन फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। और कोई डिफरेंस? मैम मायोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनती है और मैम माइटोटिक में 4 डॉटर सेल्स बनती है। गलत बता रहे हो, उल्टा बता दिया बेटा। ये किसने बताया? मैम मुस्कान।
मुस्कान, मुस्कान बेटा, Yes, ma'am. ऐसा है जब मियोटिक डिवीजन होता है तो एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं। ठीक, मियोटिक डिवीजन में एक सेल से 4 सेल बनती हैं और क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। समझ गए? ये Yes, ma'am. लिखो, तुम लोग ये सारी चीजें नोट किया करो, जो हम बेसिक चीजें बताते हैं उस पर ध्यान दिया करो बेटा। छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है बहुत बड़ा। तो जो मियोटिक डिवीजन है उसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है और एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं। लेकिन जो माइटोटिक डिवीजन है उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होता है और एक सेल से 2 सेल बनती है। ठीक है, माइटोटिक में 1 से 2 बनती है और दोनों का जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। ठीक है, Yes, ma'am. तो यहाँ पर क्या है, मियोटिक डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हो रहा है क्योंकि माइसीलियम ऑलरेडी हैप्लॉइड था, है ना। जब छोटे प्लांट्स, ये नाजुक प्लांट्स यानी कि हम लोअर प्लांट्स की बात करते हैं तो उनकी जो लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज यानी एंड फेज बहुत ज्यादा लंबा होता है और डिप्लॉइड फेज बहुत छोटा होता है। अभी मैं जब आगे इसकी लाइफ साइकिल भी दिखाऊंगी तो मैं फिर से आपको एक बार बताऊंगी कि जो लाइफ साइकिल्स हैं उसमें जो लोअर प्लांट्स की लाइफ साइकिल में आप नीचे से ऊपर बढ़िए। सबसे पहले आप फंजाई को देखिए, उससे ज्यादा डेवलप्ड आपका एल्गी होगा, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा और डेवलप्ड होगा, फिर टेरिडोफाइटा और डेवलप्ड होगा, फिर जिम्नोस्पर्म्स और डेवलप्ड होगा। ये जो 5 कैटेगरीज आप लोअर प्लांट्स की अभी पढ़ रहे हैं ना, तो इन सभी में नीचे से आप देखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे पहले हैप्लॉइड फेज ज्यादा होता है, डिप्लॉइड फेज छोटा होता है, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो फिर डिप्लॉइड फेज धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और जो हायर प्लांट्स हैं उनमें तो डिप्लॉइड फेज ज्यादा होता है, हैप्लॉइड फेज कम होता है। तो हैप्लॉइड जो भी होगा वो नाजुक होगा, उसकी लाइफ साइकिल कम होगी। इस तरीके की चीजें होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अमल सिद्दीकी, कहाँ घूम रहे हो भाई? बैठ के पढ़ लो बेटा थोड़ी देर। सेंट्रल ooplast has only one nucleus with periplasm contains many nuclei। जो oogoनियम होता है, oogoनियम में बाहर का जो हिस्सा होता है वो उसको कहते हैं पेरीप्लाज्म, क्योंकि वो पेरिफेरी की तरफ होता है। और जो सेंटर में होता है उसको ooप्लाज्म कहते हैं। तो ooप्लाज्म में केवल एक न्यूक्लियस है जो एक्टिवेटेड होता है और पेरीप्लाज्म में उसके चारों तरफ वाले एरिया में कई सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। एंथ्रीडियम डेवलप्स ऑन मेल हाइफी। जो एंथ्रीडियम है वो मेल हाइफी के ऊपर डेवलप होता है। एंथ्रीडिया आर इलोंगेटेड, क्लब शेप्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स। जो एंथ्रीडिया है वो इलोंगेटेड होते हैं। वहां पर क्या बताया था कि वो गोल गोल होता है। oogoनियम कैसा होता है? गोल, बल्बस, समझ गए, बॉल जैसा। और ये कैसा होता है? लंबा। आफ्टर इनिशिएशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम अ सेप्टम इज डेवलप्ड एट द बेस। हमेशा जब भी आप देख रहे हैं कोई भी स्पोर्स बन रहे हैं या oogoनियम बन रहा है या एंथ्रीडियम बन रहा है, वो बेस से कट ऑफ हो जाता है एक सेप्टम की मदद से। आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ oogoनियम एंड एंथ्रीडियम द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। जब oogoनियम भी मैच्योर हो जाता है और एंथ्रीडियम भी मैच्योर हो जाता है तो उसमें रिप्रोडक्शन में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन में सबसे पहली प्रोसेस होती है प्लाज्मोगैमी, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी oogoनियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंथ्रीडियम, दोनों एक कांटेक्ट में आते हैं। और क्या होता है, उनके बीच की जो वॉल होती है, ये हमारा एंथ्रीडियम है, ये हमारा oogoनियम है। जैसे ही ये टच होता है तो क्या होगा, इसकी वॉल और इसकी वॉल जो टच हुई तो क्या हुआ, इसकी वॉल गल जाती है, घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है और क्या होता है, साइटोप्लाज्म मिल जाता है दोनों का। समझ गए आप? तो इसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो बीच की वॉल खत्म हो गई, दीवार खत्म हो गई तो क्या हुआ, दोनों को साइटोप्लाज्म
मिक्स हो गया और उसको हमने कहा प्लाज्मोगैमी सबसे पहले हुई विद बाई गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। जैसे ही गैमेटेंजिया कॉन्टैक्ट में आए, गैमेटेंजिया का मतलब जो गैमेट फॉर्मेशन जिसके अंदर हो रहा हो वही गैमेटेंजिया है। तो यहाँ पर oogoनियम है और एंथ्रीडियम है। तो oogoनियम और एंथ्रीडियम जैसे ही टच में आते हैं उनकी वॉल डिसॉल्व हो जाती है और दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। तो सबसे पहली जो प्रोसेस हुई वो क्या हुई? प्लाज्मोगैमी। फर्टिलाइजेशन की पहली प्रोसेस है प्लाज्मोगैमी। नाउ द एंथ्रीडियम डेवलप्स अ सिलेंडर फर्टिलाइजेशन ट्यूब। अब ये क्या करता है? जो एंथ्रीडियम होता है एक सिलेंडर फर्टिलाइजेशन ट्यूब इसमें से निकलती है, जो कि सीधे जाके ooप्लाज्म में जो एक न्यूक्लियस था, आपको बताया ना कि बीच में ooप्लाज्म है और उसके चारों तरफ पेरीप्लाज्म है। तो पेरीप्लाज्म में कई सारे न्यूक्लियस हैं और ooप्लाज्म में सिंगल न्यूक्लियस है। तो यहाँ से जो एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकलेगी वो सीधे जाके ooप्लाज्म में एक जो सिंगल न्यूक्लियस है उसको जाके फर्टिलाइज कर देती है। Now the anthridium develops a cylinder fertilization tube. The fertilized egg develops a thick wall around and known as oospore. फिर क्या होता है? जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है वैसे ही वो राउंड हो जाएगा और उसके चारों तरफ एक थिक वॉल आ जाएगी। थिक वॉल आ जाने से उसको हम एक अलग नाम दे देते हैं, इट इज नोन एज oospore। यानी कि जैसे हम बाकी जगह पर जाइगोट कहते हैं ना, यहाँ पर जाइगोट को हम कहते हैं oospore। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है? यस मैम। अब जरा सा हम इसको डायग्राम्स की मदद से देखते हैं। ये देखिए, पहला डायग्राम देखिए। ए, ये फीमेल ब्रांच है जो क्या डेवलप करेगी? oogoनियम। जो मेल ब्रांच है वो क्या डेवलप करेगी? एंथ्रीडियम। बी में देखिए oogoनियम गोल हो गया, बल्बस हो गया, मोटा हो गया, गोल हो गया ना, और ये एंथ्रीडियम पतला लंबा। ओके, जो oogoनियम है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो ये जो बाहर वाला एरिया है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस एक्टिवेटेड रहते हैं, जिसको कि हम कहते हैं पेरीप्लाज्म। ये पढ़ पा रहे हैं आप लोग? पेरीप्लाज्म। और बीच वाले पोर्शन में सारे न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, और केवल एक न्यूक्लियस एक्टिवेटेड रह जाता है। ओके, अब क्या होगा? जैसे ही ये दोनों मैच्योर होंगे, इनकी जो वॉल कांटेक्ट में है ये डिसॉल्व हो जाएगी। ये डिसॉल्व हो जाएगी तो यानी कि क्या हो गया? यहाँ पर प्लाज्मोगैमी हो गई। फिर ये जो मेल पार्ट है एंथ्रीडियम, इसमें से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकली। मेरे एरो को जरा सा ध्यान दीजिए। फर्टिलाइजेशन ट्यूब निकली जो सीधे अंदर वाला जो न्यूक्लियस था oospore का, उसमें जाके फ्यूज कर देता है। यस, ये देखिए अंदर जाके फ्यूज हो गया। फ्यूज हो गया तो ये क्या बन गया? oospore, है ना। उसकी वॉल मोटी हो गई। जैसे पॉलन ग्रेन आप लोगों ने पढ़ा है 12th में, उसकी बाहर वाली वॉल को एक्साइन कहते हैं, अंदर वाली वॉल को इंटाइन कहते हैं। ऐसा ही तो है ना। तो ये देखिए, बाहर वाली वॉल जो है उसको एक्साइन कहा है, फिर अंदर वाली वॉल को इंटाइन कहा है, और उसके अंदर यहाँ पर क्या है? मेल और फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज होके उसने जाइगोट बना लिया। अब देखिए जी डायग्राम पे आइए। जी में देखिए, ये जब जर्मिनेट होता है, ये फेवरेबल कंडीशंस आने पे, यानी स्प्रिंग का जब सीजन आ जाता है वो इसका फेवरेबल सीजन होता है। तो फिर यहाँ पर उसमें जर्मिनेट हुआ। इसकी जो इंटाइन थी यानी अंदर वाली वॉल थी, वो एक वेसाइकिल माने आपने कभी वो देखा है बच्चे वो बबल्स फुलाते हैं ना, सोप के पानी से ऐसे फूंक मार के वो गोल गोल बबल्स निकलते हैं उसमें से। तो उस तरीके का आप समझिए कि एक ये वेसाइकिल निकलता है उसके अंदर से, इंटाइन वाली वॉल का, और उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ज़ूस्पोर्स भरे रहते हैं।
ये जू स्पोर्स बनने के पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो ये मेल और फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो वो 2n हो जाते हैं, है ना, 2n हो गया। अब 2n के बाद पहला डिवीजन तो मियोटिक होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। ओके, अब आधा क्रोमोसोम नंबर हो गया और फिर उसके बाद माइटोटिक डिवीजन होगा। पहला डिवीजन मियोटिक, देन माइटोटिक डिवीजन। बहुत सारे यहाँ पर ये डेवलप हो गए जू स्पोर्स। और ये जू स्पोर्स देखिए ये है, इसमें 2 फ्लैजिला है, सेम रेनिफॉर्म जैसे कि पहले वाले में आप देख रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसी तरीके के जू स्पोर्स यहाँ पर भी निकले। फिर ये जैसे ही किसी टारगेट पे पहुंचते हैं जहाँ पर इसे जर्मिनेट होना होता है वहाँ पर दोनों फ्लैजिला शेड ऑफ हो जाते हैं और शेड ऑफ होने के बाद ये राउंडेड हो जाता है डी फ्लैजिलेटेड जू स्पोर आई वाले में देखिए। फिर उसके बाद ये जर्मिनेट होता है और सीधे स्टोमेटा, लीफ का जो स्टोमेटा होता है उससे ये इसका हाइफी अंदर घुसा, माइसीलियम अंदर घुसा और उसके सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस थी उसके बीच में फैल जाता है, वहां पे ग्रो करने लगता है। द oospore रेस्ट टिल स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग माने आप लोग समझते हैं जिस समय पे खूब सारे फूल खिल रहे होते हैं, वो सीजन स्प्रिंग सीजन। इन स्प्रिंग इट जर्मिनेट्स एंड डिवाइड टू फॉर्म मैनी न्यूक्लियाई। और ये जैसे ही जो जाइगोट है वो रेस्टिंग स्टेज में रहता है और जैसे स्प्रिंग आती है उसमें अंदर डिवीजन होने लगता है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई बनते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि द फर्स्ट डिवीजन इज मियोटिक डिवीजन रिपीटेड बाय सेवरल माइटोटिक डिवीजन्स। पहला डिवीजन इसमें मियोटिक हुआ और उसके बाद बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं जिससे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ते चले जाते हैं। क्लीवेजेस डिवाइड्स ईच न्यूक्लियस विद सम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लीवेज माने जैसे दरार होती है, तो पहले साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, हर न्यूक्लियस के चारों तरफ छोटा छोटा साइटोप्लाज्म लेके वो अलग अलग हो जाते हैं। ईच सेगमेंट मेटामॉर्फोसिस इनटू स्मॉल बाइफ्लैजिलेटेड रेनिफॉर्म यूनिन्यूक्लिएटेड जूस्पोर्स। हर सेगमेंट मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें और स्मॉल बाइफ्लैजिलेटेड रेनिफॉर्म यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि हर टर्म को आप देखिए, बाइफ्लैजिलेटेड यानी 2 फ्लैजिला वाले, रेनिफॉर्म माने किडनी शेप्ड, यूनिन्यूक्लिएटेड यानी हर जूस्पोर के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड जूस्पोर्स आर डेवलप्ड, है ना। इंटाइन प्रोट्रूड्स इनटू स्मॉल वेसिकल। जैसे बलून सा फूल जाता है ना, वेसिकल अंदर बलून जैसा एक बना लेती है, उस बलून के अंदर बहुत सारे जूस्पोर्स बाहर को निकल पड़ते हैं। जूस्पोर्स आर लिबरेटेड आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ वेसिकल। जैसे ही वो बलून फटता है वैसे ये जूस्पोर्स बाहर बिखर जाते हैं। जूस्पोर्स जर्मिनेट ऑन सुटेबल होस्ट एंड जर्म ट्यूब एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड एक्सटेंड्स इन इंटरसेलुलर स्पेसेस। मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया कि जूस्पोर जैसे ही जर्मिनेट होता है तो उसकी जर्म ट्यूब स्टोमेटा के अंदर घुसती है और पत्ती के अंदर, होस्ट की जो पत्ती है उसके अंदर जितने भी इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, यानी उसकी सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पे वो जर्म ट्यूब से माइसीलियम निकलता है, वो पूरे में ग्रो करने लगता है। तो इस तरह इन्फेक्शन फैलता है और फाइनली जब वो लीफ में पूरी तरह फैल जाता है तो फिर वो कैसा दिखाई देता है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। ठीक है, अब ये देखिए ये इसकी लाइफ साइकिल है। जब हम लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं तो देखो बच्चों, ऊपर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऊपर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है और नीचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। ये देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले कोनिडिया बनते हैं, वो कोनिडिया और स्पोरेंजिया बोलते हैं हम उसको। बात कौन कर रहा है अपना, वो बंद कर लीजिए, माइक बंद करिए, फिर बाकी को डिस्टर्ब होता है। कोनिडिया और स्पोरेंजिया जो होती है उसमें जू स्पोरेंजियम बनता है, बहुत सारे जू स्पोर्स बनते हैं, उनका जर्मिनेशन होता है और वो फिर से प्लांट की लीफ को इन्फेक्ट करता है। और
ये सेक्सुअल साइकिल में क्या होता है, ओगोनियम बनता है, एंथ्रीडियम बनता है ना। और जो फीमेल है ओगोनियम है, उसमें क्या बनेगा, oosphere बनेगा। इसमें मेल न्यूक्लियस होगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बन गया, यानी कि oospore बन गया। oospore इसके जाइगोट को बोलते हैं। वो फर्दर आप देख रहे हैं कि जो जाइगोट है उसमें पहले मियोसिस हुई, फिर उसके बाद बहुत सारे माइटोसिस डिवीजन हुए, उसमें ढेर सारे ज़ूस्पोर्स बन गए और ये ज़ूस्पोर्स वेसाइकिल में यानी बलून में भरे होके बाहर निकलते हैं और जैसे ही वेसाइकिल फूटती है सारे के सारे लिबरेट हो जाते हैं, यानी बाहर फ्री हो जाते हैं और फिर से एक फ्रेश प्लांट को इन्फेक्ट करके वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है बच्चों? यस मैम। हाँ भाई, सब लोग जरा सा अपना स्पीकर ऑन करो। अब हम तुम लोगों की जरा बात सुने। यस, देखो स्पीकर ऑन करो। कुछ बच्चों को तो ऑन है, उन लोगों को पता ही नहीं रहता है कि स्पीकर ऑन है। वहाँ पे बात करते रहते हो, मुझे सुनाई देती रहती है, सबको सुनाई देती है। फोटो तो दिख नहीं रही मैम की। अरे अभी मैम लोग का वो वीडियो नहीं हो रहा, स्टॉप है। मतलब मैम लोग की फोटो आएगी, उनका कनेक्शन नहीं हो रहा अभी। मैम बोल तो रही। हाँ तो कनेक्शन उनकी किसको नहीं दिखाई दे रही? अपना नाम बोलो। रोशन जहाँ। रोशन जहाँ, तुमको मेरी फोटो नहीं दिख रही है? मैम मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी बिल्कुल कनेक्ट हुए मैम। और बच्चों को मेरी फोटो दिख रही है? यस मैम। नहीं दिख रही मैम। नो मैम। ओके, चल भी नहीं दिख रही। स्लाइड्स दिखी? यस मैम। स्लाइड्स दिख रही थी? ओके ओके, चलो स्लाइड्स दिखनी चाहिए। मेरी शक्ल दिखे ना दिखे, स्लाइड्स दिखनी चाहिए। मैम स्लाइड्स नहीं दिख रही है मेरे में। तुमको स्लाइड्स नहीं दिख रही? अब तो स्लाइड बंद हो गई ना, अब कहाँ दिखेगी? बहुत देर बाद मेरा कनेक्ट हुआ। मैम आ गए। हाँ भाई, अब दिखाई दे रही है? यस मैम। अभी तक स्लाइड्स दिखी थी ना सबको? यस मैम। मुझे नहीं दिखी थी। लेकिन अभी आपकी फोटो है। फोटो आ गई है, लेकिन मुझे ये बताओ स्लाइड दिख रही थी कि नहीं? नहीं यस मैम, सारी स्लाइड्स दिखी। यस मैम, मुझे दिखी। अब पता नहीं तुम लोग क्या ऑपरेशन करते हो उसका। चलो ठीक है, तुम लोग अपनी अटेंडेंस मेरे को, मैंने स्क्रीनशॉट तो ले लिया है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है तुम लोग की अटेंडेंस की। और सब लोग अपनी अटेंडेंस एक बार अपनी अटेंडेंस ग्रुप पे भेज दीजिए बच्चों। ठीक है? ओके मैम। और समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया? वो समझ में आया कि नहीं? यस मैम। और किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग मंडे को मिलेंगे, जिस दिन तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा उस दिन मैं तुम लोग को दिखाऊंगी भी है। ठीक है? ओके मैम। और हमारे पास चार्ट भी है, इसके स्पेसिमेन भी है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, मंडे ट्यूसडे दोनों दिन कॉलेज खुला है, तो हम लोग दोनों दिन मिलेंगे। आज जो मैंने आप लोगों को ये दिखाया है, ये समझाया है, इसको समझ लीजिएगा। मंडे को आप आएंगे तो हम आपको सब दिखाएंगे। ओके, और आपको एक्सप्लेन भी करेंगे और पूछेंगे भी। हाँ बच्चों, हमारी विंटर ब्रेक्स होते हैं यस, तो इस बार मैम कब से है? 25 से है शायद। बेटा अभी हम लोग को भी नोटिस नहीं मिला, जब प्रिंसिपल मैम निकालेंगी नोटिस तो पता चलेगा। वैसे 25 से ही होगा, आई थिंक 1 वीक की होगी विंटर वेकेशन। ठीक है? मैम। चलो बच्चों, ठीक है फिर, ओके, बाय बाय।
बाय। प्रोसेस में